Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Annual State of Education Report, ASER report. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from the sub-segment education. Also important from our syllabus GS पेपर 5 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं एसर सर्वे के बारे में, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे के बारे में. ये एक सर्वे है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रथम वो कराती है. तो सर्वे तो हर साल ही कराया जाता है, लेकिन 4 साल के बाद हर 4 साल पे इस सर्वे को काफ़ी ब्रॉड तरीके से कराया जाता है. So this survey is conducted every year. कुछ बेसिक डेटा हर साल कलेक्ट किए जाते हैं, बट every 4 year the survey is conducted in a very broad manner. So last time जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की गई थी इस सर्वे की वो थी 2018 में, और अब कॉम्प्रिहेंसिव एसर रिपोर्ट या कॉम्प्रिहेंसिव एसर सर्वे 2022 की पब्लिश हुई है. इस कारण से ये वाला जो सर्वे है 2022 का एसर सर्वे दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहा है, ये कोई भारत सरकार की एजेंसी नहीं है प्रथम, ना ही कोई भारत सरकार का डिपार्टमेंट है. फिर भी ये प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जब ये रिपोर्ट पब्लिश करता है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर सर्वे, तो इसको भारत सरकार काफ़ी सीरियसली लेती है. तो दिस सर्वे हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ वेटेज इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एट द स्टेट लेवल. इसी कारण से ये सर्वे रिपोर्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है. वैसे कराती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रथम, और 4 साल बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई है. तो आज के दिन सारे डेटा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो प्रिलिमिनरी फेज में आए हैं उनको हम देखेंगे. आने वाले टाइम में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव असर सर्वे है 2022 का, इससे रिलेटेड और भी डेटा हम लोग देखेंगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ पे दिए गए हैं हाईलाइट के फॉर्मेट में. तो 3 या 4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है. देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल हैज़ गॉन अप फ्रॉम 65.6% टू 72.9%. ये परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट 2018 की तुलना में 2022 में अब सरकारी स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट ज़्यादा हो रहा है. वहीं एक और समस्या देखी जा रही है कि प्राइवेट ट्यूशन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब ऑप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं. तो ये दोनों जो पहला और दूसरा फिनोमेना है दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पैंडेमिक के कारण पॉवर्टी बढ़ी, और इस कारण से लोग जो हैं अब प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी. और दूसरा प्राइवेट ट्यूशन की तरफ इसलिए वो माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जगहों पे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है पैंडेमिक के टाइम में गिर गया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइवेट ट्यूशन्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है हाल फिलहाल में. तीसरा, ओवरऑल एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द स्कूल हैज़ गॉन अप. चाहे सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, ओवरऑल अगर एनरोलमेंट की बात की जाए कि कितने सारे बच्चे जो 6 से 14 साल की उम्र में हैं और कितने उनमें से स्कूल्स में इनरोल्ड हैं, तो वो परसेंटेज इनरोलमेंट हैज़ गॉन अप फ्रॉम 97.2% टू 98.4%, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. लेकिन सबसे जो मतलब अनफॉर्चुनेट बात है या मैटर ऑफ कंसर्न है वो है रीडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डिक्रीज्ड. जो बच्चों की क्लास 2 या क्लास 3 के बच्चों की जो पढ़ने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हुई है, और इसको भी सीधा सीधा जोड़ करके देखा जा सकता है विद द पैंडेमिक. तो यहाँ पे कुछ डेटा है जो देखते हैं हम लोग. इसी डेटा को थोड़ा डिटेल में पब्लिश किया गया है. फॉर एग्जांपल यू सी, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों का स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा है. 2010 में ओवरऑल इनरोलमेंट आप देखिए 2014 में बढ़ा, 18 में बढ़ा और 22 में और ज़्यादा बढ़ गया. लेकिन पहले से भी 97-96% के आसपास ही था, इसलिए ये इंक्रीज आपको यहाँ परसेप्टेबल दिख नहीं रहा होगा ठीक तरीके से. लेकिन आपको साफ साफ ये बात समझ आ रही होगी कि थोड़ा सा तो बच्चों का इनरोलमेंट ओवरऑल स्कूल में, जो 6 से 14 साल के बच्चे उनका इनरोलमेंट स्कूल में बढ़ा है. उसमें भी अगर आप ध्यान दें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर इनरोलमेंट जो है वो थोड़ा कम हुआ है इस टाइम में, और सरकारी स्कूल के अंदर इनरोलमेंट बढ़ा है. जैसा कि मैंने आपको कहा 72.9% सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में 25.1%. देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में या एपीएससी प्रीलिम्स में कभी कभार काफ़ी जेनरिक सवाल दे देते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड,
कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज आर मोर इनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। वो बेसिक आइडिया जज करना चाहते हैं कि आपको मोटा मोटा नॉलेज है कि नहीं। दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आज भी 72.9% बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के वो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हैं और बस 25% के आसपास जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। वहीं आप देखिए तो प्रोपोर्शन ऑफ द किड्स टेकिंग ट्यूशन हैज़ गॉन अप, लगभग हर स्टेट में इट हैज़ गॉन अप। In 2018, about 18.8% students were taking private tuitions in Assam. That has gone up to 25.3%. All India level पे भी it has gone up from 26% to 30%. बात की जाए बेसिक रीडिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है। कोविड वाले साल में तो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ पे डेटा आया ही नहीं, बट यू सी ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है दैट इज़ एबिलिटी टू डू एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन with 2 digit, एंड ये ब्लू कलर से दिखाया गया दैट इज एबल टू एटलीस्ट रीड एट ग्रेड 2 लेवल। तो एबिलिटी टू रीड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। मैथ्स आप सरल भाषा में समझिए तो ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैथ्स की कैपेबिलिटी, और ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है पढ़ने की कैपेबिलिटी, कोई भी बेसिक बुक। तो मैथ्स वाले कैपेबिलिटी में तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आया है, 28% से घट करके 25% हुआ है, लेकिन रीडिंग कैपेबिलिटी हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 27% टू 20.5%। इस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कोविड वाले साल में पेंडेमिक ईयर्स के कारण बच्चों की रीडिंग कैपेबिलिटी पे सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है एज पर असर रिपोर्ट। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए स्कूल ड्रॉप आउट की, तो गर्ल्स स्कूल ड्रॉप आउट भी कम हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 2016 के हिसाब से देयर वर 16% गर्ल्स हुआ ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, 2018 में घट करके हो गया 13.5 और 2022 में फर्दर घट करके हो गया 7.9%। अब ये जो रीडिंग कैपेबिलिटी की बात की जा रही है वो घटा है। दिस हैज़ हैपेंड डिस्पाइट निपुण भारत इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निपुण भारत इनिशिएटिव लिया था भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। निपुण भारत इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत इनिशिएटिव का मेन पर्पस ही था कि बच्चों के पढ़ने के कैपेबिलिटीज़ में और बेसिक मैथ्स न्यूमरेसी की कैपेबिलिटी में इंप्रूवमेंट लिया जाए। द गोल वॉज दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी एट द एंड ऑफ ग्रेड 5 एंड नॉट लेटर दैन ग्रेड एट द एंड ऑफ ग्रेड 3 एंड नॉट लेटर दैन ग्रेड 5। तो हर बच्चे के पास मिनिमम लिखने पढ़ने और मैथ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हो ग्रेड 3 तक, और मैक्सिमम ग्रेड 5 तक तो आ ही जाए। दैट इज़ निपुण भारत इनिशिएटिव। निपुण भारत इनिशिएटिव के बावजूद भी बच्चों के जो न्यूमरेसी या राइटिंग या रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों में डिक्लाइन पाया गया, और उसके पीछे मेन इम्पैक्ट और या मेन रीजन है पैंडेमिक। ये जो निपुण भारत इनिशिएटिव है दैट वाज इनिशिएटिव अंडर समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार का इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो नर्सरी से लेकर के क्लास 2 लेवल तक के एजुकेशन को सीमलेस तरीके से डेवलप करने के डायरेक्शन में काम करता है। तो पहले कैसा था कि 3 अलग अलग स्कीम थे, सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी लेवल पे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी लेवल पे, एंड टीचर्स एजुकेशन इनिशिएटिव। ये 3 अलग अलग स्कीम्स थे जिसको मर्ज करके एक स्कीम बना दिया भारत सरकार ने जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, जिसका मेन गोल है कि नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के स्कूल के एजुकेशन को इम्प्रूव करना और टीचर्स के कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना। तो टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान, तीनों को मर्ज करके अब ला दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। इसके अंदर लाया गया निपुण भारत स्कीम, बट डिस्पाइट निपुण भारत स्कीम द रीडिंग एंड न्यूमरेसी कैपेबिलिटीज़ हैव गॉन डाउन। वहीं अगर असम की बात की जाए तो असम के अंदर ओवरऑल इनरोलमेंट इन द स्कूल हैज़ गॉन अप, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों को मिलाकर के ओवरऑल इनरोलमेंट हैज़ गॉन अप एंड दैट हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 100%। यानी कि सरल भाषा में कहें तो एक अच्छी बात यह है कि 5 से 16 साल के उम्र के जितने भी बच्चे हैं कम से कम स्कूल में वो इनरोल्ड हैं हमारे स्टेट में, लगभग सब। लेकिन हमारे यहाँ भी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में बच्चों की गिरावट आई है लाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, और इसके पीछे मुख्य कारण है पैंडेमिक का। और एक और बात की जाए तो पूरे इंडिया भर में ऑन एन एवरेज सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन हमारे स्टेट असम में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है लगातार। 84.9% था 2006 में, फिर 77, ऐसे घटते घटते इट हैज़ कम डाउन टू 71.9% इन 2022।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about black box recorder, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. So देखिए, एक काफ़ी दुखद घटना हुई हाल फिलहाल में नेपाल के अंदर. वहाँ पे येती एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश कर गया इन नेपाल, जिसमें लगभग 72 पैसेंजर्स थे along with crew members. It is suspected that all of them have succumbed to this crash. अब ये तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट घटना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है या बातें हैं जो साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, वो है अबाउट ब्लैक बॉक्स ऑफ अ प्लेन. तो न्यूज़ ये थी कि ब्लैक बॉक्स ऑफ दिस येती एयरलाइंस दैट क्रैश्ड रिसेंटली हैज़ बिन रिकवर्ड. तो क्या होता है ब्लैक बॉक्स, जरा वो समझते हैं. देखिए, ब्लैक बॉक्स खाली नाम के लिए कहते हैं इसको ब्लैक बॉक्स, लेकिन होता कुछ इस तरीके का ऑरेंज कलर का है. ये आप समझिए सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप है. ये ब्लैक बॉक्स इस तरह का कुछ होता है जिसको फ्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं. इसके अंदर मेमोरी चिप लगा रहता है. होता क्या है कि अगर कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर उन प्लेन के जो पायलट या को पायलट हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वह रिकॉर्ड हो जाता है. और नॉर्मली ये ब्लैक बॉक्स कैसा है, पायलट और को पायलट के बीच के कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता रहता है. और अगर कभी ये प्लेन अगर क्रैश हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके इसमें जो पायलट और को पायलट के बीच का कम्युनिकेशन था उसको हम लोग सुन करके पता कर सकते हैं द रीजन बिहाइंड द क्रैश. और इससे फिर फ्यूचर में इस तरह के क्रैश को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है. सो ब्लैक बॉक्स रिवील्स द रियल रीजन बिहाइंड द प्लेन क्रैश एंड दैट कुड हेल्प इन अवर्टिंग सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर. तो ये होता है ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर. सरल भाषा में कहें तो एक सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप है. अभी ब्लैक बॉक्स कैसे इंटैक्ट रहता है? इतने मैसिव एक्सीडेंट के बाद भी ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता. ब्लैक बॉक्स के अंदर का जो चिप है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स इज मेड अप ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस दैट इज ऑफ टाइटेनियम विच कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और वेटनेस. और उसके अलावा ब्लैक बॉक्स जो होता है उसको नॉर्मली जो टेल एंड होता है एयरक्राफ्ट का वहाँ लगाया जाता है, ताकि अगर कोई कोलिजन होता भी है तो उसका इम्पैक्ट तो फ्रंट एंड पे होगा ना. प्लेन का अगर कोलिजन होता है उसका इम्पैक्ट फ्रंट एंड पे ज़्यादा होगा. तो टेल एंड पे ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है ताकि कोलिजन के बावजूद भी ब्लैक बॉक्स पे कोई ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट ना पहुँचे और ब्लैक बॉक्स को रिकवर करके एक्सीडेंट के पीछे का रियल कारण पता किया जा सके. और ब्लैक बॉक्स के अंदर एक और चीज़ लगी रहती है. देखिए, ये वाटर प्रूफ भी होता है, तो अगर प्लेन जो है पानी के अंदर भी क्रैश कर गया तब भी ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है. प्लस ब्लैक बॉक्स के अंदर एक आप समझिए अल्ट्रासाउंड सिग्नल देने की भी कैपेसिटी लगी रहती है, जो 30 दिनों तक, क्रैश के 30 दिनों बाद तक भी अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है. जिस कारण से अगर ये ओशन के अंदर भी खो गया तब भी इसको रिकवर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिग्नल दैट इट सेंड्स फॉर 30 डेज. बात यह है कि इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द कन्वर्सेशन. जैसे ब्लैक बॉडी क्या करता है, हर एक तरह के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक वैसे ही ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड्स ऑल द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन पायलट एंड को पायलट. बट इट इज़ नॉट ऑफ ब्लैक कलर, इट इज़ ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑरेंज कलर. ये उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रामीण उद्यमी स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. ध्यान देने वाली बात यह है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये ग्रामीण उद्यमी स्कीम जो है ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर द ट्राइबल्स. ये आपको ध्यान रखना है. पीटी में सीधा सीधा पूछ लेगा ग्रामीण उद्यमी स्कीम किसके लिए है, SC ST कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल्स के लिए, ऐसे पूछेगा. द करेक्ट आंसर वुड बी ट्राइबल्स. इसका मेन गोल है कि ट्राइबल पॉपुलेशन का स्किल डेवलपमेंट करे और उनका इंक्लूसिव ग्रोथ कराए. इट इज़ फंडेड एंड रन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC. इसको मेनली जो ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रामीण उद्यमी स्कीम को रन किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर संसदीय संकुल परियोजना. करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. हाल फिलहाल में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप विल अटेंड अ फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ 200 ट्राइबल women who have attained phase 3
ऑफ ट्रेनिंग अंडर ग्रामीण उद्यमी स्कीम। दिस न्यूज़ इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है ग्रामीण उद्यमी स्कीम है क्या। यंग ट्राइबल पॉपुलेशन को ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट ट्राइबल यूथ। ये बात आपको याद रखनी है। इसको रन करने वाली एजेंसी है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं। एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसको भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने PPP मॉडल के अंतर्गत बनाया है। इसका पर्पस ही है हमारे देश के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनका स्किल डेवलपमेंट करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओन्स 49% ऑफ NSDC, while प्राइवेट सेक्टर ओन्स रिमेनिंग 51% ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस है टू फंड द स्किलिंग प्रोग्राम्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। कई सारे इंपॉर्टेंट स्कीम NSDC रन करता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके अलावा रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, उड़ान स्कीम, ये सब चीज स्कीम्स स्किल डेवलपमेंट की NSDC ही रन करता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुवाहाटीज एयर क्वालिटी टर्निंग इनटू वेरी पुअर category as per National Air Quality Index. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assamese use point of view, also important from our syllabus GS paper 3 environment and point of view. सबसे पहले समझते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इन 8 पैरामीटर्स पे पब्लिश होता है। देखिए, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। इन 8 जो मैटर्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, इसका हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पे निकाला जाता है किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर 0 से 50 के बीच में है पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 0 से 30 के बीच में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 0 से 40 के बीच में, ऐसे ही हर एक तरह का जो पॉल्यूटेंट है उसका कंसंट्रेशन रेंज दिया गया है। और अगर इससे कम है तो एयर क्वालिटी को गुड माना जाएगा और उसको फिर ओवरऑल कलर दिया जाएगा ग्रीन। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है तो लाइट ग्रीन कलर दिया जाएगा और एयर क्वालिटी को आ जाएगा सेटिस्फैक्ट्री। उससे ज़्यादा है तो मॉडरेटली पॉल्यूटेड येलो कलर, उससे भी ज़्यादा है तो फिर इस तरीके से। तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इसको लाया गया है ताकि इंडिया के अलग अलग शहरों का जो एयर क्वालिटी है उसको मेजर किया जा सके। अलग अलग शहरों का जो एयर क्वालिटी उसको मेजर किया जा सके। और इसका जो टैगलाइन है वो यह है कि 1 सिटी 1 कलर 1 एयर क्वालिटी। तो आप सीधा आपके हम जैसे हमारे गुवाहाटी शहर में भी, जैसे आप गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाहर देखोगे, अलग अलग जगहों पे आप देखोगे इस तरीके का एक डिजिटल बोर्ड लगा रहता है जिसमें अलग अलग तरह के जो एयर पॉल्यूटेंट हैं उसका कंसंट्रेशन दिखा रहता है। और फिर ओवरऑल हमारे शहर का एयर क्वालिटी किस कैटेगरी में आना चाहिए वो यहाँ पे बताया जाता है। तो अगर पुअर कैटेगरी में है तो आप समझिए कि ये कलर दिखाया जाएगा, वेरी पुअर है तो ये कलर दिखाया जाएगा। तो दैट इज हाउ एयर क्वालिटी ऑफ एवरी सिटी इज रिफ्लेक्टेड अंडर द टैगलाइन 1 एटमॉस्फेयर 1 क्वालिटी 1 इंडिकेटर, ऐसा कुछ टैगलाइन रहता है। तो न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि हमारे शहर गुवाहाटी का जो एयर क्वालिटी है वो पिछले 7-8 दिनों से इस कैटेगरी में है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। पिछले 7-8 दिनों से हमारे शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 350 के आसपास है, इस रेंज में, मेकिंग गुवाहाटी 7th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अक्रॉस इंडिया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है लो विंड स्पीड। तो कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे हवाएं धीरे चल रही हैं और धीरे हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो हवा में एक जगह फिर वो कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में रहते हैं। तेज़ हवा चलती है तो पॉल्यूटेंट्स को वो डिस्पर्स कर देता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत सारे चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो बेसिक नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए कि उसको कवर करके करना चाहिए वो बहुत सारे जगहों पर नॉर्म्स को फ्लाउट किया जाता है। इस कारण से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण पार्टिकुलेट मैटर 10 या पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, नेचुरल कारण है, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। आपने अपने ज्योग्राफी के क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें होता क्या है कि एक ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं सरफेस से थोड़े ऊपर पे
एटमोसफेयर में, जहाँ पे व्हेन यू गो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर रादर देन डिक्रीजिंग स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दैट फिनोमेना इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन. अब टेम्परेचर इन्वर्जन से होता क्या है कि जो वर्टिकल विंड्स हैं वो नहीं हो पाती, और वर्टिकल विंड्स जब नहीं हो पाती हैं तो इस कारण से एयर पॉल्यूटेंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कार चलाते हैं, तो वहाँ से कार चलाने से जो इमिशन निकल करके आया वो तभी डिस्पर्स हो पाएगा व्हेन देयर इज वर्टिकल विंड, राइट, जिसको हम लोग कन्वेक्शनल विंड कहते हैं. तो कन्वेक्शनल विंड नहीं बन पाती है बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. ये कॉन्सेप्ट आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी में जरूर पढ़ रखा होगा. टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन कब बनता है? नॉर्मली ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर नाइट्स, जैसे कि जनवरी या दिसंबर के महीने में बनता है. दैट टू इन द कॉन्टिनेंटल रीजन, स्टेट्स लाइक या रीजन्स लाइक दिल्ली या गुवाहाटी कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कॉन्टिनेंटल टाइप, फार अवे फ्रॉम द ओशन. तो यहाँ पे बनता है टेम्परेचर इन्वर्जन, और टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में कन्वेक्शनल विंड होता नहीं है, वर्टिकल विंड होता नहीं. इस कारण से अगर आपने कार चलाया, उससे जो इमिशन निकल करके आया वो इन द एब्सेंस ऑफ कन्वेक्शनल विंड डज नॉट गेट डिस्पर्स्ड एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल कोल इंडेक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. तो जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वैसे ही कोल का प्राइस रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है नेशनल कोल इंडेक्स. इट रिफ्लेक्ट द प्राइस लेवल ऑफ द कोल. मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक CPI या WPI की तरह, लेकिन इसका बेस ईयर है 2017-18. पीटी में सीधा सीधा आ सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा. इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइस राइज ऑफ द कोल ऑन मंथली बेसिस. इसको डेवलप करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. खाली पहला करेक्टली मैच्ड है, बाकी दूसरा और तीसरा रॉन्गली मैच्ड है. आई टोल्ड यू द सेरेमोनियल गेटवेज आर नोन एज तोराना, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. And which of the phenomena is used to estimate the velocity of a star? Correct answer would be Doppler effect. That's all from our side for today. Thanks for watching.